हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड क्रैश कोर्स है वो चलाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। आप लोगों की तैयारी को और भी अच्छा और भी सुदृढ़ बनाने के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्रैश कोर्स यहाँ पे आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड की रिफ्लेक्सोलॉजी, हमने देख ली थी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किस वर्टिब्रल कॉलम से कौन सा पर्टिकुलर नर्व रूट निकलता है और वो नर्व रूट जाकर के कौन कौन से हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। वो हमने कल देख लिया था। आज हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जब इंजरी हो जाती है, मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है तो अगर किस लेवल पे हमें चोट लगी है, किस लेवल पे हमारे इंडिविजुअल पेशेंट को चोट लगी है, उसके अकॉर्डिंग उसके कौन कौन से फंक्शन लॉस होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड एसोसिएटेड मोटार फंक्शन के लॉस। ठीक है, लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर क्या होगा कि किस लेवल पे, ठीक है, कौन से लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड के कौन से लेवल पे डैमेज हुआ है, चाहे वो सर्वाइकल में हुआ होगा, थोरेसिक में हुआ होगा, चाहे वो लंबार में हुआ है, सैक्रम और कोकिक्स, किस लेवल पे नर्व रूट डैमेज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से फंक्शन है वो लॉस हो रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन हमारा आज का टॉपिक है लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एसोसिएटेड विद द मोटार लॉस, की मोटार कौन कौन से मोटार लॉस हो जाते हैं। तो लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड लॉस ऑफ फंक्शन, की कौन कौन से हमारे फंक्शन है वो लॉस हो जाएंगे जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखना शुरू करेंगे या देखेंगे सी, सर्वाइकल 1 से लेकर के C8 तक, C1 से लेकर C8 तक। अगर मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल को C8 C1 से लेके एटलस है, और ठीक है, एटलस हमने देखा था, जो सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रा था उसका नाम था एटलस और दूसरी का नाम था एक्सिस। ठीक है, तो C1 और C8 के बीच में जब इंजरीज होती है तो कौन कौन सी फंक्शन है वो लॉस हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन देखिए, क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया का मीनिंग होगा स्टूडेंट कंप्लीट पैरालिसिस या अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब का पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस का मतलब है, क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब है कि आपकी गर्दन के नीचे का हिस्सा सारा का सारा क्या हो जाएगा, पैरालाइज, मतलब दोनों आर्म्स है वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट वन है रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन। आप सब जानते हैं कि वहां से हमने देखा था, देखो रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर देखो आप, रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर अगर आप देखोगे, रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर आप देखो थोड़ा सा, तो देखो सर्वाइकल जो वर्टिब्राज है, जो सर्वाइकल वर्टिब्राज है, देखो यहाँ पर देखो, जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्राज है वो क्या कंट्रोल कर रहे हैं। देखो ये देखो, शोल्डर वाले नेक को, टॉन्सिल को, एल्बो को, ठीक है, नोज है, इनको ये क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इनको इनको ये कंट्रोल कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या है, फंक्शंस है, जो भी हमारे फंक्शंस थे उनका लॉस होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन के अंदर क्या होता है, जो मसल्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, पूरे इसके नीचे का हिस्सा पूरा हो गया तो इंटरकोस्टल मसल्स गई, डायफ्रामेटिक मसल्स आपकी चली गई, तो वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है पैरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। बिल्कुल यही मेन रीजन होता है, पैरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, यही मेन रीजन होता है कि आपको पेशेंट फील रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, पेशेंट फील रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, पेशेंट फील रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, कि आपका पेशेंट है वो पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी फील कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स का पैरालिसिस हो गया। दूसरा पॉइंट हमने लिख रखा है, डायफ्रामेटिक मसल्स का भी क्या हो चुका है, पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये चार, ये जो भी चेंजेस आप सब देख रहे हो, वो अगर किसी इंडिविजुअल को C1, सर्वाइकल 1 से लेकर के C8 के बीच में इंजरी होती है, C8 तक इंजरी होती है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये सारे फंक्शन है बॉडी के लॉस हुए हुए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से फंक्शन है, क्वाड्रिप्लीजिया, ठीक है, पूरा कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगा गर्दन की नीचे का हिस्सा। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन होंगे। रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स का पैरालिसिस हो रहा है। सेकंड पॉइंट के अंदर देख, थर्ड पॉइंट के अंदर देख, और फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या बताया हुआ है कि डायफ्रामेटिक पैरालिसिस, डायफ्रामेटिक जो मसल्स है उसका भी क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है फेनिक नर्व। ठीक है, फेनिक नर्व सप्लाई टू द डायफ्राम, सप्लाई टू द डायफ्राम। ठीक है, ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फेनिक नर्व किसको सप्लाई करती है, डायफ्राम को
नर्वस सप्लाई करती है, डायफ्राम की मूवमेंट्स को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है और हेल्प इन रेस्पिरेशन, हेल्प इन रेस्पिरेशन। ठीक है जी, तो ये सीन है आप लोगों के लिए। दूसरा है, नेक्स्ट चलते हैं हम, T1 से लेके L1 L2 तक अगर इंजरी होती है, थोरेसिक फर्स्ट वर्टिब्रा से लेकर के अगर लंबार फर्स्ट और सेकंड तक इंजरी होती है, तो कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, कौन कौन से फंक्शन है वो लॉस होते हैं। तो फर्स्ट में जो फंक्शन लॉस होगा वो होगा आपका पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया का मतलब होगा लोअर बॉडी पैरालिसिस, लोअर बॉडी पैरालिसिस हो जाएगा, लोअर बॉडी और लिम्स, लिम्स पैरालिसिस, लोअर बॉडी और लोअर लिम्स का क्या हो जाता है वहाँ पे स्टूडेंट्स, पैरालिसिस हो जाता है, इंडिविजुअल है वो चल फिर नहीं पाता है। नेक्स्ट वन है लॉस ऑफ इंटरकोस्टल मसल, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। बिल्कुल जी, थोरेसिक वर्टिब्रास के, थोरेसिक वर्टिब्रास से जो नर्व रूट निकलते हैं वो भी क्या करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स के जो फंक्शन है वो भी लॉस हो सकते हैं। अब इंटरकोस्टल मसल्स के फंक्शन लॉस हो गए तो पेशेंट को क्या डिफिकल्टी होनी चाहिए, हम वेल नोन है, हम सब जानते हैं कि इंटरकोस्टल मसल्स है वो रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है। तो इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, इंडिविजुअल में शुरू हो जाएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन है वॉलेंट्री मोटार फंक्शन ऑफ आर्म रिमेन इंटैक्ट, आर्म के फंक्शन, हाथ के फंक्शन है वो इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, हाथ हैंड्स मूवमेंट के अंदर या अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, उनके फंक्शन है वो इंटैक्ट रहेंगे, बट इंटरकोस्टल मसल्स के फंक्शन चले गए हैं, साथ ही साथ पेशेंट को पैराप्लीजिया हो चुका है। पैराप्लीजिया का मतलब है कि लोअर बॉडी का पैरालिसिस हो चुका है। तो ये है कहाँ तक इंजरी हुई है, T1 से लेकर के अगर L1 L2 तक इंजरी हुई है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाड्रा इक्विना नर्व, क्वाड्रा इक्विना नर्व, क्वाड्रा इक्विना नर्व कहाँ सप्लाई करती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वाड्रा इक्विना नर्व कहाँ सप्लाई करती है, क्वाड्रा इक्विना नर्व करती है जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन, या फिर अगर शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो पेल्विक ऑर्गन। पेल्विक ऑर्गन्स को ये क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है, उनके फंक्शंस को ये क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स ये आप याद रखिएगा, जब भी आप ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग पढ़ते हैं तो उस समय आप देखते हैं सेक्रम को देखते हैं। ठीक है, सेक्रम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, होल्स बने होते हैं, इस प्रकार की सी इमेज होती है सेक्रम की, मैं बता रहा हूँ। कुछ इस प्रकार की सेक्रम की यहाँ पे ऐसे होल बने हुए होते हैं। ठीक है, इन होल से क्या निकलते हैं, जो क्वाडा इक्विना नर्व है उसके नर्व रूट्स निकलते हैं और वो आगे जा करके पर्टिकुलर ऑर्गन को क्या करते हैं, नर्व सप्लाई करने का काम करते हैं। इस प्रकार से होती है क्वाडा इक्विना। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका कोक्सिक्स और ये हो गया सेक्रम, सेक्रम के अंदर ऐसे होल पड़ जाएंगे। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सॉरी। नेक्स्ट वन है सेक्रल स्पाइनल नर्व, सेक्रो स्पाइनल नर्व, सेक्रो स्पाइनल नर्व के अंदर क्या होता है, ये एक लास्ट पॉइंट है जिसके अंदर क्या होता है कि लास्ट इसको बोलते हैं, पर टेल बोन होती है ना, टेलबोन से जो भी नर्व निकलती है उसके अंदर क्या होते हैं, वहां से क्या होता है, सेक्रो स्पाइनल नर्व, अगर सेक्रो स्पाइनल नर्व का रूट का डैमेज होता है तो लॉस ऑफ बावल फंक्शन, वहाँ पे आपके इंटेस्टाइन के सारे फंक्शन चले जाएंगे, लॉस ऑफ ब्लेडर एंड सेक्सुअल फंक्शन, इंडिविजुअल के सेक्सुअल फंक्शन खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ ब्लेडर फंक्शन, मतलब बावल ब्लेडर के ऊपर नो कंट्रोल, नो कंट्रोल ऑन बावल एंड ब्लेडर, बावल एंड BLAW, बावल एंड ब्लेडर के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है अगर किसी इंडिविजुअल के बावल ब्लैडर के फंक्शन चले गए, हो सकता है यूरिनरी रिटेंशन हो जाए, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, उस इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाए, यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है बावल एंड बावल फंक्शन चले गए तो क्या हो सकता है, एनकोप्रेसिस,
एनकोप्रेसिस का मतलब होता है स्टूल, इनवॉलेंट्री स्टूल पास आउट, इनवॉलेंट्री पास ऑफ, पासेज ऑफ स्टूल। हो सकता है इंडिविजुअल को कॉन्स्टिपेशन हो जाए। ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये है कि जब ये जो अभी पॉइंट अपन ने बात करी है, ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट है कि जब भी इंडिविजुअल के अंदर कहीं पर भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है, जहाँ कहीं पर भी अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है, तो उस कंडीशन के अंदर किसी इंडिविजुअल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं वो लॉस होते हैं। किस लेवल पे इंजरी हुई है उस लेवल के अकॉर्डिंग हमें हमें जो फंक्शंस है वो लॉस हो रहे हैं, ये हमें इस इस चैप्टर से हमें समझ में आ रहा है, या इस पॉइंट से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये हो ही गया, माइनर और मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट हम शुरू देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे स्केलेटल सिस्टम से। मतलब यहाँ से हमारा स्केलेटल सिस्टम शुरू हो चुका है। कौन सा सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। यहाँ से हमारा स्केलेटल सिस्टम शुरू हो चुका है स्टूडेंट। धीरे धीरे हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्रेश कोर्स है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम सिस्टम बाय सिस्टम कंप्लीट करते जा रहे हैं। यहाँ से हमारा स्केलेटल सिस्टम शुरू हो चुका है। याद रखिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने कहाँ तक पढ़ लिया। तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम शुरू करते हैं सबसे पहले टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस का मतलब क्या होता है? टेंडनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन। जब भी किसी टेंडन का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? टेंडनाइटिस। अब वो टेंडन कोई भी हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, टेंडन क्या काम करते हैं? 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 टेंडन काम करते हैं बोन टू मसल, या मसल्स टू बोन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, टेंडन क्या करते हैं? मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट द मसल्स टू बोन। मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही वो मसल्स मूवमेंट करती है, जैसे ही पर्टिकुलर मसल्स मूवमेंट करेगी और जैसे ही वो मसल्स मूवमेंट करेगी उसके साथ ही वहाँ पर क्या होते हैं, उसी के साथ वहाँ पर क्या शुरू हो जाते हैं, आपके जॉइंट के मूवमेंट भी शुरू हो जाते हैं। जैसे मसल्स मूवमेंट करेगी वैसे ही जॉइंट का मूवमेंट शुरू होगा। तो इसलिए सबसे पहले मूवमेंट किसमें होता है? किसमें होता है? मसल्स के अंदर। जैसे मान लीजिए आपको आपका पैर उठाना है, तो आपके पैर उठाने के लिए जो पैर की जो मसल्स है, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपकी पैर की जो मसल्स है, लेग की जो मसल्स है, उनको मैसेज देगा। वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या रिलैक्स करेंगी, और तो उसके साथ क्या होगा, आपके जो जॉइंट्स हैं लेग के, वो मूव करेंगे तो आपकी मूवमेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि टेंडन का काम क्या है? टेंडन का काम है बोन, मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट कर। टेंडन का काम क्या है? मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करने का काम है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं लिगामेंट का क्या काम है। लिगामेंट क्या करते हैं? लिगामेंट क्या करते हैं स्टूडेंट? बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, जॉइंट में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। मतलब अगर एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करना है तो कौन कनेक्ट करेगा? लिगामेंट कनेक्ट द कनेक्ट द वन बोन फ्रॉम अनदर, वन बोन टू अनदर, वन बोन टू अनदर, वन बोन टू अनदर वन, वन बोन टू अनदर बोन, ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, टेंडन। और टेंडन क्या काम करते हैं? टेंडन काम करते हैं मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं। लिगामेंट क्या काम करते हैं? बोन को बोन के साथ जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बर्साइटिस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है बर्साइटिस। बर्साइटिस क्या होता है? बर्साइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ बर्सा प्रेजेंट इन द जॉइंट। बर्साइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ, किसका इन्फ्लामेशन है? बर्सा। बर्सा बर्सा क्या होती है? बर्सा होती है एक स्ट्रक्चर होती है एक जॉइंट के अंदर, स्ट्रक्चर इन जॉइंट that is responsible, that will responsible for, that will responsible for the, that will responsible for the, किस चीज के लिए वो responsible है? responsible for the weight bearing,
वेट बियरिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि एक जॉइंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या सब जो वेट बियरिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, तो बिना किसी हेजिटेशन के साथ बताना बर्सा। बर्सा इज द स्ट्रक्चर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेट बियरिंग इन द जॉइंट। जॉइंट के अंदर करता होते हैं। आप इसको अगर डिटेल्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप एनाटॉमी से थोड़ा सा रेफर कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे इतना डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि बर्सा क्या होता है, बट मैं लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकता हूँ कि बर्सा एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जॉइंट के अंदर जो क्या करती है, वेट बियरिंग का काम करती है। ठीक है, वेट बियरिंग का काम करती है। अगर किसी भी रीटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से बर्सा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, बर्साइटिस। और बर्साइटिस होने की वजह से किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जॉइंट मूवमेंट्स में या वेट बियरिंग के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कैल्सिफाइड बर्साइटिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कैल्सिफाइड बर्साइटिस, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कैल्सिफाइड बर्साइटिस। कैल्सिफाइड बर्साइटिस का मतलब है इट इज द इंफ्लेमेशन ऑफ द बर्साइटिस विद डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इन द बर्सा। ठीक है, इसमें क्या क्या हो रहा है, बर्साइटिस में तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, बर्साइटिस के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन होता, बट इन कैल्सिफाइड बर्साइटिस में इन्फ्लेमेशन के साथ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसमें इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें क्या है, इसमें है bursitis, bursitis present with bursitis present with the deposition of calcium, deposition of calcium crystal, deposition of calcium crystal, कैल्शियम के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं इनटू द बर्सा, बर्सा और जॉइंट। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर उसके जॉइंट के अंदर अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम का डिपोजिशन के साथ साथ बर्साइटिस हो रखा है, बर्साइटिस विद डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम क्रिस्टल इन द जॉइंट इज नॉन एज कैल्सिफाइड बर्साइटिस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एक वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आई होप आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होंगी, ये जो भी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे मैंने ऐड करी हैं, जो भी आप लोगों को मैं समझाने की पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट गट। नेक्स्ट हम बात करते हैं गट। गट एक डिसऑर्डर है स्केलेटल सिस्टम का। ठीक है, गट एक डिसऑर्डर है हमारे स्केलेटल सिस्टम का। इसमें क्या होता है ये देखिए, गट इज अ डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये एक इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है। क्या है, इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपसे पर्टिकुलरली अर्थराइटिस का मीनिंग पूछे, अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। ये क्या है, जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन है। जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, बर्थ, गट। ठीक है, अर्थराइट सॉरी अर्थराइट, अर्थराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। अगर वो अर्थराइटिस किसी गट या मतलब जो भी गट है उसकी वजह से हो रहा है, गट की वजह से अगर अर्थराइटिस हो रखा है, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वो कंडीशन यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर मान लीजिए इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है दैट कॉज द पेन स्वेलिंग इन योर जॉइंट, डेफिनेट है कि अगर इन्फ्लामेशन हो रखा है तो वहाँ पे पेन और स्वेलिंग तो होना ही होना है। पेन और स्वेलिंग वहाँ पे आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इट अकर व्हेन बॉडी प्रोड्यूस द मोर यूरिक एसिड। ये गट होता क्यों, गट होता है इस वजह से बॉडी प्रोड्यूस द मोर यूरिक एसिड। बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड है उसका लेवल बढ़ जाता है किसी भी रीजन की वजह से। उस बॉडी के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यूरिक एसिड का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अब यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं वो हमारे जॉइंट में जाकर के क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। और वहां पर जाकर के वो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग कोज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल को मूवमेंट्स के अंदर डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो गट है, जो गट है वो एक डिसऑर्डर है, यानी कि एक इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है। गट क्या है, एक इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है। और इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस होने की वजह से ये क्या कॉज करता है, पेन और स्वेलिंग कॉज कर देता है। कहाँ पे, इन योर जॉइंट, जॉइंट के अंदर पेन और स्वेलिंग कॉज कर देता है। अब ये जो पेन और स्वेलिंग हुई है वो हुई क्यों है, क्योंकि गट के अंदर क्या हुआ है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है वो क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। किसका प्रोडक्शन बढ़ा है, यूरिक एसिड का। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि गट के अंदर किस बायोकेमिकल का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो गट के अंदर किसका लेवल बढ़ा है स्टूडेंट,
आई होप आप लोगों को याद रहे, यूरिक एसिड का लेवल है वो इंक्रीज हुआ, और यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल थे वो जॉइंट में जाकर के जमा हो गए, जॉइंट में जाके जमा होने की वजह से वहां पर क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हो गई। ठीक है, और ये मोस्टली जो गट है वो मोस्टली बिग टो को अफेक्ट करता है, अफेक्ट द बिग टो जॉइंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, कि मोस्ट कॉमनली जो गट है वो किस जॉइंट को अफेक्ट करता है, तो बिग टो जॉइंट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है, अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि यूरिक एसिड आया कहाँ से, कि यूरिक एसिड आया कहाँ से, तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के साथ बनता है। यूरिक एसिड क्या हो रहा है, यूरिन एज अ जो यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ यूरिन मेटाबॉलिज्म। जो यूरिक एसिड है वो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के साथ क्या हो रहा है, बन रहा है। जब भी बॉडी के अंदर प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, प्यूरिन, ये क्या है, ये कहाँ से है, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन है, जो डीएनए सिंथेसिस के अंदर, आरएनए सिंथेसिस के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, ये जो प्रोटीन है जो कि हम बैटरी सोर्सेज से लिए, वहां से अगर प्यूरिन हमें मिल रहा है, तो प्यूरिन का जब बॉडी मेटाबॉलिज्म करेगी, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता कहाँ पे है स्टूडेंट्स, लीवर के अंदर। आपसे कोई पूछे तो बता देना, यूरिन का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर जब यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है, तो वहां पर जो रिजल्ट के रूप में या जो एंड प्रोडक्ट के रूप में बनता है, वो बनता है आपका यूरिक एसिड, वो बनता है आपका यूरिक एसिड। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज, कि जो गट है, गट के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ और डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट। जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल का डिपोजिशन होने की वजह से जो इन्फ्लामेशन हो रहा है जॉइंट का, वो क्या कहलाता है, गट कहलाता है। अब उसके कोजेज की बात करें, सबसे पहला कोज आता है अपना जेनेटिक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर ऑफ यूरिन मेटाबॉलिज्म। जेनेटिक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर ऑफ यूरिन मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी प्यूरिन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, प्यूरिन को बहुत ज्यादा डाइजेस्ट, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से प्यूरिन डाइजेस्ट होकर के यूरिक एसिड का जो यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, प्यूरिन को ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी आपका पेशेंट है, उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, जेनेटिक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो। नेक्स्ट वन है स्टारवेशन, नेक्स्ट वन है स्टारवेशन। तो स्टारवेशन की अगर हम बात करें, तो स्टारवेशन का मतलब है भूखे रहना, भूख हड़ताल की मान। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई भी इंडिविजुअल स्टारवेशन की कंडीशन के अंदर होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, पेट वगैरह है, हमारी बॉडी की सेल्स अपने आप को डाइजेस्ट करके ही क्या करती है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। और जब भी जैसे मसल्स है, मसल्स अपने आप को जब डाइजेस्ट करती हैं, मसल्स अपने आप को, अपनी सेल्स को, मस्कुलर सेल्स को डाइजेस्ट करती है, तो उस समय वहां पर क्या होता है, वहां पर प्यूरिक एसिड का जो प्यूरिन है उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, और उस वजह से वहाँ पे क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन है रेड ऑर्गन मीट। नेक्स्ट वन आपका रेड ऑर्गन मीट। रेड ऑर्गन मीट है वो प्यूरिन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। रेड ऑर्गन क्या है, रिच इन प्यूरिन। ठीक है, रेड ऑर्गन के अंदर प्यूरिन का अमाउंट है वो काफी ज्यादा पाया जाता है। अब जैसे ही मान लीजिए कोई इंडिविजुअल अगर एक्सेसिव इंटेक कर रहा है, रेड ऑर्गन मीट का एक्सेसिव इंटेक कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, अब अपने इंटेक ही रेड ऑर्गन मीट का किया है, रेड ऑर्गन मीट हम कह रहे हैं कि प्यूरिन के अंदर रिच है, तो रेड ऑर्गन मीट अगर प्यूरिन के अंदर रिच है, तो बॉडी क्या करेगी, रेड ऑर्गन मीट का ही मेटाबॉलिज्म करेगी। अब बॉडी रेड ऑर्गन मीट का मेटाबॉलिज्म करेगी, तो वहां पे इसका इनडायरेक्टली किसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब प्यूरिन का जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो वहां पे क्या बनेगा भाई, एज ए रिजल्ट ऑफ, बॉडी क्या करे, अपने दिया ही प्यूरिन है डाइजेस्ट करने के लिए, तो बॉडी क्या करेगी, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म करेगी। प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म करेगी, तो वहां पे क्या बनेगा, यूरिक एसिड, वहां पर क्या बनेगा, यूरिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी फूड। सी फूड मतलब समुद्र से प्राप्त होने वाले वो सारे खाद्य पदार्थ, जैसे कि मछली है, झींगा है, वो सब जानते हैं आप, कि समुद्र से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खाने के लिए लोग यूज करते हैं, जो समुद्र के आसपास के इलाकों के जो लोग हैं वो खाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो सी फूड है वो भी रिच इन प्यूरिन होता है, रिच इन प्यूरिन, वो भी प्यूरिन के अंदर रिच होता है, रिच इन प्यूरिन। अब सेम यही फिलोसॉफी आ गई कि अगर आप सेम यही हमारा फॉर्मूला लग जाता है रेड ऑर्गन मीट वाला, कि अगर आप डाइट ही प्यूरिन रिच डाइट ले रहे हो, जिस डाइट के अंदर आपने जो डाइट ली है, उस डाइट के अंदर अगर प्यूरिन का अमाउंट काफी ज्यादा है, तो आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म में प्यूरिन का ही करेगी। भाई आपने खाने के अंदर जो दिया है, शरीर में जो डाला है, उसी को बॉडी मेटाबोलाइज करेगी। ठीक है, अब जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होगा, तो यूरिक एसिड बन रहा है, ये हम सब जान रहे हैं, ये देखो। ठीक है, यूरिक एसिड बन रहा है, अब यूरिक एसिड बनेगा तो क्या होगा, अगर एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर, एक्यूमुलेट होगा जॉइंट में,
उसके क्रिस्टल है वो डिपॉज़िट होंगे और वहाँ पर क्या वो कॉज़ करेंगे इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस कॉज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं, उनके अंदर पेन, इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन पेन एंड इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ बियर। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ बियर ये भी एक डिसएडवांटेज है ज़्यादा बियर पीने का। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ बियर इसकी वजह से क्या होता है जब भी आप एक्सेसिव बियर पीते हो तो आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड है उसका लेवल है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है क्यों हुआ जी यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज इस वजह से हुआ क्योंकि डिहाइड्रेशन में हुआ बियर क्या कॉज करती है डिहाइड्रेशन कॉज करती है बियर क्या कॉज करती है डिहाइड्रेशन कॉज करती है तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हुआ आपकी बॉडी के अंदर जो भी यूरिक एसिड था जो भी यूरिक एसिड जो नॉर्मल अमाउंट में था ठीक है जब आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस था उस समय यूरिक एसिड अपनी नॉर्मल रेंज में था लेकिन आपकी बॉडी से पानी बाहर ज्यादा निकल गया यूरिक एसिड बाहर सॉरी पानी है वाटर का लॉस ज्यादा हो गया डिहाइड्रेशन हो गया तो यूरिक एसिड का लेवल क्या हो गया अब आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड था वो क्या हो गया कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड का मतलब है पानी ज्यादा चला गया जो जो सॉल्यूट था वो धीरे धीरे उसका लेवल है वो इंक्रीज हो गया मतलब अब यूरिक एसिड का लेवल क्या हो चुका है इंक्रीज हो गया वो जाएगा जॉइंट्स के अंदर जॉइंट्स में जाकर के वो क्या करेगा इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस पेन स्वेलिंग और डिफिकल्टी डेली एक्टिविटी वो कोज कर देगा सेम यही डिहाइड्रेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाते हैं स्टारवेशन की कंडीशन में कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल स्टारवेशन है स्टारवेशन का मतलब वो ना खाएगा ना पिएगा अब जब खाएगा पिएगा नहीं तो भैया क्या करेगी बॉडी की सेल्स अपने आप को डाइजेस्ट करेगी एनर्जी तो चाहिए बॉडी को तो जिंदा रहने के लिए साथ के साथ आप पानी भी नहीं पी रहे हो तो जो नॉर्मल यूरिक एसिड था आपकी बॉडी के अंदर वो नॉर्मल यूरिक एसिड भी कहाँ चला गया वो उसका लेवल भी क्या हो गया इंक्रीज हो गया इंक्रीज होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या शुरू हो चुके हैं स्टूडेंट यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और आपकी बॉडी क्या करना शुरू कर देती है पेन वगैरह शो करना शुरू कर देती है मतलब आपकी बॉडी के अंदर गट के जो सिम्टम्स है ठीक है गट मतलब यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पे आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं जो गट है वो मोस्ट कॉमनली मेल को अफेक्ट करता है क्योंकि भैया आज की जो सोसाइटी है उसमें सब पीते हैं लेकिन पुरानी जो सोसाइटी थी उसमें तो क्या होता था कि एक आदमी ही पीता था सबसे ज्यादा बियर कौन पीता था आदमी लेकिन आजकल भैया लड़कियां बराबर साथ दे रही हैं कोई डरने की जरूरत नहीं है वो भी बराबर पीती हैं इट मोस्टली अफेक्ट द फीट एंड एंकल ग्रेड टू ये मैं पहले ही बता चुका हूँ ये आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से ये वाला आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो गट है वो मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट कर रहा है ठीक है गट किस जॉइंट को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है फिट है एंकल और ग्रेट टो फिट एंकल और ग्रेट टो को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है और अगर इनमें भी मैं बताऊं आप लोगों को तो ग्रेट टो को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है ग्रेट टो को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है ठीक है नेक्स्ट जब हम देखेंगे साइनोवियल फ्लूइड का एक्सपिरेशन करते हैं तो उसमें क्या होगा जब भी अब गट को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे गट को डायग्नोस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं एक तो सीरम यूरिक एसिड टेस्ट कर सकते हैं कौन सा टेस्ट कर सकते हैं डायग्नोसिस की बात करूँ मैं अगर तो सबसे पहले सीरम यूरिक एसिड सीरम यूरिक एसिड टेस्ट कर सकते हैं अब सीरम यूरिक एसिड का लेवल क्या मिलेगा गट की कंडीशन के अंदर हमें वेल नोन है गट पढ़ रहे हैं तो गट की कंडीशन में अगर उसका लेवल इंक्रीज होगा तभी जाकर के वो गट खोज होगा ठीक है तो इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड यूरिक एसिड सीरम यूरिक एसिड लेवल ठीक है सीरम यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा एक तरीका होता है इसको डायग्नोस करने का वो है हमारा आर्थ्रोसिंथेसिस आर्थ्रोसिंथेसिस स्टूडेंट ये एक टर्मिनोलॉजी है याद रखिएगा आर्थ्रोसिंथेसिस क्या चीज़ है आर्थ्रोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है आर्थ्रोसिंथेसिस का मतलब होता है स्टूडेंट एस्पिरेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड फ्रॉम द जॉइंट ठीक है आर्थ्रोसिंथेसिस 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 का मीनिंग क्या है आर्थ्रोसिंथेसिस का मीनिंग यही है कि एस्पिरेशन ऑफ जॉइंट फ्लूइड aspiration of joint fluid aspiration of joint fluid or synovial fluid aspiration of synovial fluid from joint from joint ठीक है ये है इस
आर्थ्रोसिंथेसिस जो टर्मिनोलॉजी है उसका मीनिंग, जब भी हम गट की कंडीशन के अंदर आर्थ्रोसिंथेसिस करते हैं, आर्थ्रोसिंथेसिस का मतलब है जॉइंट से फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड को हम एस्पिरेट करते हैं और उसको हम जब एग्जामिन करते हैं तो हम ये पाएंगे कि साइनोवियल फ्लूइड के अंदर क्या होगा, यूरिक एसिड क्रिस्टल आर प्रेजेंट इन यूरिक एसिड क्रिस्टल आर प्रेजेंट इन साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। ये एक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जो होता है आर्थ्रोसिंथेसिस इसका, गट का। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्थ्रोसिंथेसिस एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल है वो डिपॉजिट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ गट। मैनेजमेंट ऑफ गट की मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, तो मैनेजमेंट ऑफ गट में देखो आप, मैनेजमेंट ऑफ गट में क्या देखोगे, मैनेजमेंट ऑफ गट में सबसे पहले जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है आपकी एलोप्यूरिनोल। ड्रग ऑफ चॉइस और ड्रग ऑफ चॉइस एलोप्यूरिनोल और कोल्चिसिन। एलोप्यूरिनोल और कोल्चिसिन आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ गट, क्योंकि ये दोनों मेडिकेशन क्या करती हैं, ये दोनों मेडिकेशन क्या करेंगे, इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिक एसिड, इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम बॉडी। ये क्या करती हैं, ये दोनों मेडिकेशंस क्या करती हैं, यूरिक एसिड का जो लेवल है या यूरिक एसिड का जो एक्सक्रिएशन है उसको क्या करेंगे, मतलब यूरिन के साथ यूरिक एसिड को बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ये क्या कर देंगे, एक्सक्रिएट करना शुरू कर देती है। कौन कौन सी मेडिकेशन है, एलोप्यूरिनोल और कोल्चिसिन। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत बार ये मेडिकेशन है, सीधा एमसीक्यू आप लोगों के लिए ही मिल सकता है। ठीक है, टिकट के केस के अंदर कौन सी ड्रग है वो दी जाती है, कौन सी ड्रग है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। नेक्स्ट हमारा स्टीरॉयड की बात करें स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टीरॉयड्स की बात करूं तो स्टीरॉयड्स हम देते हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लामेशन, टू कंट्रोल द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं स्टूडेंट्स, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं पेशेंट को स्टीरॉयड देते हैं। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ गट। आई होप आप लोगों को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, आप लोगों के लिए चीज़ें समझ में आ रही होंगी, काम आएंगी, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बना रही होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की जो क्लासें हैं वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी, क्रेश कोर्स आपकी तैयारी को और अच्छा बना रहा होगा। प्लीज़ कंसिडर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।